हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज इस पेपर में हम करने वाले हैं ये जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर हुआ है बीपीएससी यही 14 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है सिविल 3-20 का। ठीक है, उसमें जनरल इंजीनियरिंग का जो आंसर किए वो हम करने वाले हैं। तो इसके पहले मैं जनरल स्टडीज और पेपर 5 एंड पेपर 6 का कर चुका हूँ, वहाँ जाकर कब देख सकते हैं। गलती उसमें बहुत ही कम है। शायद पेपर 6 में एक क्वेश्चन शायद मेरे से गलत हो गया था, वहाँ कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ होगा। बाकी ऑलमोस्ट जो आंसर सारा सारा जितना भी 50 क्वेश्चन सबका आंसर सही दिया हुआ है। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्टली मैच कर सकते हैं। पेपर 5, पेपर 6 और जीएस में भी सब में आप बिल्कुल करके आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे आप बता सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, या कमेंट सेक्शन में बता दें आप कि कितना किनका मार्क्स आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम एक कट ऑफ देख लेंगे कितना रहने वाला है। ठीक है, कि जैसे कुछ लोग पेपर से 45 या 30 नहीं 45 करेक्ट या 38 करेक्ट है, लोग कमेंट किए हैं, तो वहाँ जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप भी होगा, टेलीग्राम का चैनल भी वहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, two coils are connected in parallel and a voltage of 300 volt is applied on the terminal. The total current taken is 30 ampere and the power dissipated in one coil is 1600 watt. Determine the resistance of each coil and select the appropriate option. तो इसे जब कैलकुलेट करने के बाद जो ऑप्शन आ रहा था, ये जो आ रहा था ईच कॉइल में पूछ रहा, तो एक एक कॉइल का ही मैच कर रहा था आंसर इसमें। तो 12.16 ओम आ रहा था। ठीक है, डी डी इसका जगह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें डिटेल से उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा करने में, इसमें थोड़ा सा लंबा है, तो इसमें डायरेक्ट आंसर ही दे दे रहे हैं हम। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये मीन्स कि एक ही कॉइल में जब निकालेंगे तो आपका जो R2 शायद या R1 कोई ये जो एक आ रहा करेक्ट इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इफ इक्वलाइजर बार इज नॉट यूज्ड इन टू पैरेलल कनेक्टेड कंपाउंड डीसी जनरेटर देन। ठीक है, इक्वलाइजर बार अगर यूज नहीं करेंगे टू पैरेलल कनेक्टेड कंपाउंड में डीसी जनरेटर में, तो क्या होगा कि एक बार जो होगा इसका ना, वन ऑफ जनरेटर जो होगा मे रन एज ए मोटर करेगा। ठीक है, वन ऑफ द जनरेटर मे रन एज ए मोटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, one phase transformer having 400 kVA each when tested by the Schumpner's test back to back test gave the following result। W1 इन सप्लाई लाइन जो भी है 8 किलोवाट दिया हुआ, WT है। उसके बाद फिर डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो एफिशिएंसी जो इसका आ रहा था ये 94.8 आ रहा था। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा 94.8। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ऑफ द मैक्सिमम पावर। ये क्वेश्चन पता नहीं कहीं से ये किया है, जिसका क्या अधूरा क्वेश्चन है, तो ये डाउटफुल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 डाउटफुल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देयर इफेक्टिव इंडक्टेंस इज फाउंड टू बी 20 हेनरी व्हेन द कनेक्शन ऑफ वन कॉइल आर रिवर्स्ड द इफेक्टिव इंडक्टेंस इज 6 है। The coefficient of coupling 0.6, then the self inductance of each coil and the mutual inductance will be। तो इसका जो आंसर था कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा था अप्रोक्सीमेट, जो आंसर यही आ रहा था। ठीक है, सी आ रहा था, एम इक्वल्स टू 3.5 है, और जो L1 इक्वल्स टू जो आ रहा था ये 12 एंड L2 इक्वल्स टू ये 3 आ रहा था। ऑप्शन सी इसका एक करेक्ट आंसर है। इसका जो डिटेल सोल्यूशन होगा सारे इलेक्ट्रिकल का जो भी होगा, मैं 1 से 2 दिन में अपडेट कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। डिटेल सोल्यूशन के साथ में कर दूंगा अपडेट उसके, क्योंकि इसका जो अब मेरे पास सोल्यूशन, बट इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सेपरेट इसका इलेक्ट्रिकल का अलग से कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अ ग्राफ ऑफ नेटवर्क हैज 8 नोड्स एंड 5 इंडिपेंडेंट लूप्स, द नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ द ग्राफ इज। तो ये नंबर ऑफ ब्रांच इसका जो होगा, शायद मेरे को ये ज़्यादा क्लियर नहीं, बट इसका जो आंसर है आई थिंक ये 12 है। ठीक है, ये इसका सी हो जाएगा आंसर इसका। उसके बाद बीपीएससी का आंसर की आने दीजिए, उसके बाद इसका हम क्लियर करेंगे। ठीक है, 6 का भी डाउटफुल में है। 7th का जो है, इसका जो आंसर आ रहा था, इन द टू पोर्ट नेटवर्क सोन H11 पैरामीटर वेयर द H11 इक्वल्स टू V1 अपन का I1, एंड इसका जो आंसर आता है डी आ रहा था ऑप्शन ये। ठीक है, ये करेक्ट है, इसका डी का 0.5 इसका है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, तो सीरीज RLC सर्किट इज कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 250 वोल्ट, द मैक्सिमम करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज इन द सर्किट। तो मैक्सिमम करंट जब आपका फ्लो होगा, तो उस समय पे क्या होगा कि जो इंडक्टेंस होगा कैपेसिटेंस दोनों जो होगा वो इक्वल होगा, उस तभी होगा। तो वो जो ना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होगा वो जो आ रहा था 6.37 माइक्रोफैराड आ रहा था। ठीक है, क्योंकि जब आप जेड इक्वल्स टू निकालेंगे
करने के बाद तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा था 6.37 ही आ रहा था माइक्रोफैराड का आंसर इसका जो आ रहा था। ठीक है, इसका भी जो होगा डिटेल सोल्यूशन में दे दूंगा। उसके बाद है आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में 200 वोल्ट डिसीजन मोटर डेवलप ए टॉर्क ऑफ 54 न्यूटन मीटर एट आर्मेचर करंट 10 एम्पियर द टॉर्क प्रोड्यूस्ड व्हेन द आर्मेचर करंट इज 20 एम्पियर। तो इसमें जो आ रहा था इसका आंसर है 108 न्यूटन मीटर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखा सिंक्रोनस मोटर एंड अल्टरनेटर आर डिलीवरिंग अबाउट 5% ऑफ देयर रेटेड पावर एट यूनिटी पावर फैक्टर इफ दिस मशीन आर लोडेड टू देयर रेटेड कैपेसिटी देन देयर आर्मेचर करंट। तो इसमें जो इसका आर्मेचर करंट है इसका जो आंसर हो जाएगा इंक्रीज मोटर ऑपरेट्स एट लैगिंग पावर फैक्टर एंड अल्टरनेटर एट लीडिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है पावर इज मेजर्ड इन द 3 फेज लोड बाय 2 वाट मीटर मेथड। The reading of one wattmeter is 5000 watt and the other wattmeter deflects in reverse direction. On interchanging the potential terminal, the second wattmeter reads 1000 watt. The total power consumed by the load ये हो जाएगा 6000 वाट, इसका आंसर आ रहा है 11 का। उसके बाद देखते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर ये 12 है द मेन पोल्यूटेंट्स इमिटेड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल। ठीक है, मेन पोल्यूटेंट्स इमिटेड बाय फ्रॉम द ऑटोमोबाइल। तो हम अगर ऐसे देखें तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। बट जो अगर एनुअल एवरेज पे हम अगर देखते हैं तो एनुअल एवरेज या पर आवर का जो रेट होता है रेटिंग के अकॉर्डिंग देखें हम कि किसका ज़्यादा इमिशन का ज़्यादा रेट है, तो वो आ जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। जो सल्फर का होता है उसका शायद 0.08 इसी रेंज में है पर ईयर का। ठीक है, ये शायद पीपीएम में है, माइक्रोग्राम कुछ करके इसका यूनिट में आएगा इसका। ठीक है, एवरेज एनुअल में करके। तो इसका जो आंसर है इसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब इसका जो बीपीएससी का आंसर इसका आने दीजिए क्या मानता वो। ऐसे जो अगर हम एनुअल एवरेज के बेसिस पे अगर हम कर रहे हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है द कॉमन मेथड अडॉप्टेड फॉर डिसइंफेक्शन और ड्रिंकिंग वाटर एम्प्लॉयड इन होम एप्लीकेशन बाय यूजिंग द फिल्टर एंड, ये क्लोरिनेशन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ताजमहल इज थ्रेटेंड बाय द पॉल्यूशन फ्रॉम द सल्फर डाइऑक्साइड, इसका सी हो जाएगा। टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा ये हो जाएगा F1 इंटू का ये हो जाएगा D1 और फिर हो जाएगा F2 इंटू का D2, ये हो जाएगा F1 इंटू D1 इक्वल्स टू F2 इंटू D2 हो जाएगा। ऑन ए लैडर रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ ग्राउंड द लीनिंग अगेंस्ट द रफ वर्टिकल बार द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा अपवर्ड एट इट्स अपर एंड। ठीक है, अपवर्ड एट इट्स अपर एंड, इसका आंसर बी हो जाएगा। आई थिंक डी ऑप्शन शायद लगता है इसमें कट गया है इमेजिंग क्रॉपिंग में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपवर्ड एट इट्स अपर एंड हो जाएगा, 16 का पी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में सर्कुलर डिस्क रोटेटिंग कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द मास। ठीक है, तो ये मास एंड रेडियस ऑफ द 10 kg एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली द टोटल काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द डिस्क विल बी। तो इसमें जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एक तो सर्कुलर डिस्क रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो ये हो जाएगा आपका हाफ mv² और प्लस का आई ओमेगा स्क्वायर, ये भी हाफ हो जाएगा करके। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा इसका आपका 187.5 आ जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर, इसका बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में तो इफ द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग द लिफ्ट मूविंग अपवर्ड इज ट्वाइस द टेंशन व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। तो इसका जो आंसर आ रहा था एक्सेलरेशन का ये आ रहा था G/3 करके आ रहा है। ठीक है, आप जब अपवर्ड डायरेक्शन और इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन करके आप इक्वेट करेंगे तो इसका G/3 इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 19 में तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक टू क्लियर द साइट ऑफ वर्क टू मेक द लैंड लेवल इट इज वगैरह। तो इसमें बुलडोजर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 20 में साइज ऑफ थियोलाइट इज स्पेसिफाइड बाय, साइज ऑफ थियोलाइट इज स्पेसिफाई करते हैं किससे, डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट्स, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द टोटल स्टेशन इक्विपमेंट, कौन सा टोटल स्टेशन इक्विपमेंट यूज नहीं करते हैं, एलिडेट यूज नहीं करते, ये इसका यूज करते हैं हम लोग प्लेन टेबल सर्विंग में यूज करते हैं एलिडेट का, उसका जो कुछ इस टाइप से उसका कंस्ट्रक्शन होता है
इसका कुछ इस टाइप से कंस्ट्रक्शन होता है, इस तरफ से वो बना रहता है, ठीक है, इस साइड से कुछ बना रहता है इसका एलिडेट का। उसके बाद देखें तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 22 देखें तो रिपीटेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन फिक्स्ड इनपुट। तो रिपीटेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, ये प्रिसीजन होता है, ठीक है। ऑप्शन सी LVDT लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर वर्क फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ, हो जाएगा वेरिएबल म्यूचुअल इंडक्शन। 23 का जो हो जाएगा वेरिएबल म्यूचुअल इंडक्शन पे काम ये करता है। उसका देखें बेसिक यूनिट इन द एंगुलर मेजरमेंट इज, ये हो जाएगा डिग्री हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज्ड। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज जो यूज करते हैं ये होता है फॉर लेआउट एंड द लेआउट वर्क एंड इंस्पेक्शन के लिए, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। Mohr circle construction is valid for both stress as well as the area moment of inertia because ये both are the tension of the second order, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सी, both are the tension of second order। क्वेश्चन नंबर 27 में है solid steel shaft of 100 mm dia and 1 meter long is subjected to twisting moment T, and this shaft is replaced by hollow shaft having the outer and the inner diameter is 100 mm and 50 mm respectively. If the maximum shear stress induced in both the shaft is same, the twisting moment T transmitted by hollow shaft must be reduced by, ये हो जाएगा आपका T/16 आ रहा है इसका कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। The stresses induced in a shaft due to bending and torsion load are 80 and 30 respectively. The yield strength of the shaft material is 280 megapascal. Using the maximum shear stress theory, the factor of safety will be, तो यहाँ से जो आ जाएगा आपका टॉमेक्स जो आ जाएगा, तो टॉमेक्स जो आ जाएगा आपका सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2 बाई ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 25 आपका आ जाएगा, ठीक है, 25 MPa आ जाएगा। तो अगर शेयर स्ट्रेस थ्योरी से चलें तो ये हो जाएगा टाउ मैक्स जो हो जाएगा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए कितना से, ये सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 इंटू का FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, ठीक है। तो यहाँ से होगा आपका ये चीज़ जो कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है, ये आ रहा है 5.6 आ रहा है, डी आ रहा है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ से देखिएगा जब 25 इज लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना 280 है, और ये 2 इंटू का FOS, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 5.6 इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। Column of length L has one hinged and the other fixed. The cross section of the column is circle of diameter D. The slenderness ratio of the column, तो slenderness ratio जो होता है वो होता है L effective और डिवाइडेड बाई होता है R minimum। तो R minimum जो रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ I minimum, ठीक है, डिवाइड बाई एरिया। तो आई मिनिमम और डिवाइड बाई जो सर्कल का करेंगे तो यहाँ से आपका डी इक्वल्स टू निकल के आएगा, वो आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ से जो हो जाएगा आपका π/64 डी का पावर 4 और डिवाइड बाई π/4 डी स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 और ये पाई से पाई चला जाएगा, डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा कितना यहाँ डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई 16 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो d/4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो सिलेंडरनेस रेशियो जो हो जाएगा यहाँ से L इफेक्टिव कितना हो जाएगा इसका, कह रहा है L हैज़ वन एंड हिंज्ड एंड अदर इज फिक्स, तो L इफेक्टिव इसका जो हो जाएगा इस केस में कितना हो जाएगा L/√2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा D और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में 4। तो ऊपर नीचे जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2√2 से √2 से, तो ये जो बन के हो जाएगा 2, तो 2 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, बचेगा क्या 2√2L डिवाइडेड बाई ये डी बच जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सी हो जाएगा, ठीक है, 2√2L डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा इसका करेक्ट सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है द कॉमन हाउस होल्ड ग्लास इज, तो कॉमन हाउस होल्ड ग्लास जो हो जाएगा आपका ये इस दोनों आंसर में, क्योंकि बोरोसिलिकेट का भी आप बन के आ रहा है, थर्मल रेजिस्टेंस का जितना भी जगह आ रहा है या ग्लास हो गया या टी कप हो गया सारा ये बोरोसिलिकेट का ही इसका भी आता है। और कुछ जो इससे डोर हो गया, ठीक है, विंडो हो गया, विंडो ग्लास हो गया, सोडा लाइम ग्लास का होता है, विंडो हो गया, कुछ बोटल्स भी हो गया, ठीक है, कुछ बोटल्स भी हो गया, ये भी आपका सोडा लाइम ग्लास का आता है। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हो गया कुछ थर्मल लाइम वाला, क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस का अच्छा होता है, ठीक है, थर्मल से इसका अच्छा होता है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका। अभी हम इसका करेक्ट नहीं मान रहे हैं, अभी हम सोडा लाइम ग्लास को दे रहे हैं करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसको हम सेकेंडरी में रख रहे हैं क्योंकि बीपीएससी का आंसर आने देते हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कॉमन हाउस होल्ड के बारे में पूछा है तो अब ये दोनों में से, क्योंकि ये लैब का तो जनरली होता है
लैब में जितना भी इक्विपमेंट होता है टेस्टिंग का ग्लास वाला सब बोरोसिलिकेट का ही होता है। अगर हाउसहोल्ड में पड़ता कुछ चीज़ें इसका भी बनता है जो मेजरली अब ये बोरोसिलिकेट का भी होने लगा। तो अब देखते हैं बीपीएससी इसमें किसका आंसर मानता है, सोडा लाइम ग्लास या बोरोसिलिकेट, क्योंकि और भी कोई ऑप्शन है नहीं। लीड ग्लास भी नहीं होता आता है, उसके बाद हाई शेल्फ ग्लास में भी नहीं होता है यूज में। ये सब दूसरे यूज के लिए है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 बढ़ते हैं आगे हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स गुड्स, ये हो जाएगा मलबेरी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं बॉल बियरिंग आर जनरली मेड ऑफ, तो ये हो जाएगा कार्बन क्रोम स्टील का होता बना हुआ होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, तो एलॉय यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, ये फूड प्रोसेसिंग मशीनरी में हो जाएगा आपका, इसका जो आ रहा था ये मोनल मेटल आ रहा था, ड्यूरालुमिनियम वगैरह होता है, ये होता है कि जितना भी हवाई जहाज हो गया, एरोप्लेन वगैरह का बॉडी वगैरह हो गया, क्योंकि लाइट वेट होता है ये, तो ये बिल्कुल ही लाइट वेट होता है। तो इसका जो यूज होता है एरोप्लेन वगैरह का बॉडी वगैरह जो ऐसा रहा मीन्स की यूज में, ठीक है, उसमें यूज होता है। इनकोनल बैबिट मेटल का उतना में इसका दूसरे में यूज है। मोनल मेटल आ रहा था जो कि फूड प्रोसेसिंग के नाम फूड का दिखा रहा था। ऐसे जो जनरली यूज होता है वो स्टेनलेस स्टील ही यूज होता है। अब मोनल मेटल दिया है जो किसके रिस्पेक्ट में दिया, तो अभी इसका जो आंसर मोनल मेटल का रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, कॉपर हैज एफसीसी स्ट्रक्चर, इट्स एटॉमिक रेडियस इज 1.28 एंगस्ट्रम एंड द एटॉमिक मास इज 63.5, द डेंसिटी ऑफ द कॉपर विल बी, तो डेंसिटी ऑफ कॉपर जो आ रहा था विल बी, ये मीन्स कि इसका जो करेक्ट आ रहा था कैलकुलेट करने के बाद ये आता था 8.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आ रहा था। 35 में इन वर्क्स मैनेजमेंट थ्योरी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस जो किया जाता है वो होता है काउजेज ऑफ बिहेवियर ऑफ पर्सनल के लिए, कोई भी जो एम्प्लॉय होता है उसका मेंटलिटी बिहेवियर उसका कैसा है उसको चेक करने के लिए, पता करने के लिए ट्रांजैक्शन एनालिसिस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में जो है, पर्ट नेटवर्क हैज 3 एक्टिविटीज ऑन क्रिटिकल पाथ with mean time 3, 8 and 6 है and the standard deviation 1, 2 and 3 है respectively, the probability that project will be completed in 20 days, इसका जो probability कैलकुलेट होने का बाद आ रहा था, ये आ रहा था 0.84 के अप्रोक्स, एग्जैक्ट आंसर ये इसमें मैच नहीं कर रहा क्योंकि 0.84 के अप्रोक्स में आ रहा था आंसर, ठीक है, क्योंकि 0.88 समथिंग आ रहा था, 87 या 88 आ रहा था, तो ये जिसका नियरेस्ट में था प्रोबेबिलिटी 0.84 ही था, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 37, द डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन इज कैटेगराइज अंडर द हेड ऑफ, ये हो जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखें, तो बर्नौलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, ये परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग इन कंटिन्यूअस स्ट्रीम, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो हो जाएगा रिलेट्स द मास रेट ऑफ फ्लो अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, ठीक है, यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 39 का। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, तो हेड लॉस इन ए टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप, तो हेड लॉस जो होता है आपका एच एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका फ्रिक्शन फैक्टर एल एफ एल वी स्क्वायर अपॉन, ये हो जाता है आपका 2 GD, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वेलोसिटी होता है, जो कि कहीं पे वेरीज नहीं कर रहा है, वेरी इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होगा नहीं इसका, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो वेरीज इन्वर्सली एज वेलोसिटी, वेरीज डायरेक्टली एज वेलोसिटी भी नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्टली अगर स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी होता है, अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता तो मे भी ज़्यादा रहता, तो अभी इसका आंसर जो बी ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि अगर वेलोसिटी तो डायरेक्टली होगा प्रोपोर्शनल में, क्योंकि इन्वर्सली तो होगा नहीं कहीं पे भी, और ओरिएंटेशन ऑफ पाइप पे भी नहीं होगा। इसका वेलोसिटी दिया है वेरी डायरेक्टली वेलोसिटी, तो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो आंसर इसका जो होना चाहिए स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी होना चाहिए था, यहाँ पे ये शायद क्लियरली हम लिखा नहीं, आप या फिर आंसर अगर देगा तो इसको देगा, अदरवाइज ये डिलीट होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एज पर, तो हीट ट्रांसफर जो होता है ये होता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये हो जाएगा, ये ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। स्टीफन लॉ जो रेडिएशन वाला है आपका, जीरोथ लॉ हो गया जो आपका कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर पे है, ठीक है। हीट ट्रांसफर जो होगा सेकेंड लॉ का जो एंट्रोपी का बात करता है, किरचॉफ्स लॉ आपका हो गया, रेडिएशन वाला भी हो गया जिसमें ये इमिसिविटी और एब्जॉर्बिविटी का बात करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं, ग्रे बॉडी इज वन हुज एब्जॉर्बिविटी, इसमें जब किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसमें ये स्टेटमेंट है कि जो भी ग्रे बॉडी का जो या उससे जो ब्लैक बॉडी जो लेस देन है उसका एब्जॉर्बिविटी जो होगा डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ द, ठीक, डज नॉट वेरी विद टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
43 में आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपका हो जाएगा ये हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 में जो अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट हीट कैन फ्लो फ्रॉम कोल्ड सब्सटेंस टू हॉट सब्सटेंस विथ द ऐड ऑफ एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, क्लॉसियस तो यही स्टेटमेंट दिया था कि हॉट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में तभी ट्रांसफर होगा जब कोई हम एक्सटर्नल वर्क देंगे, विदाउट एक्सटर्नल वर्क ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये और एक था हीट इंजन का था, जो कि शायद फर्स्ट लॉ में ये केल्विन प्लैंक्स कांस्टेंट का था, तो ये आपका हो जाएगा ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सेकंड लॉ का दो स्टेटमेंट था, क्लॉसियस का एक केल्विन प्लैंक्स का, तो इसमें क्लॉसियस का तो यही स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं, तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल कंपेयर टू डीजल साइकिल फॉर द गिवन कंप्रेशन रेशियो, ये आपका ज़्यादा होता है, मोर हो जाएगा। ऑटो साइकिल का जो एफिशिएंसी होता है एट सेम कंप्रेशन रेशियो पे, वो आपका मोर देन होता है ये डीजल साइकिल से। क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं रिएक्शन टरबाइन आर यूज्ड फॉर, ये हो जाएगा आपका रिएक्शन टरबाइन लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज के लिए। हाई हेड के लिए होता है इंपल्स टरबाइन होता है, लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज के लिए आपका हो जाएगा रिएक्शन टरबाइन। 47 में आपका आ जाएगा इफ एच इज द मैनोमेट्रिक हाइट इन मीटर्स क्यूब द डिस्चार्ज एंड इफिशिएंसी है, रो जो है डेंसिटी है, तो पावर पूछा टू ड्राइव द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा आपका रो क्यू एच 75 डिवाइड बाई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यहाँ डिवीजन में रहेगा। उसके बाद ये तो ऐसे ही करेक्ट होकर दोनों ऊपर ऊपर एफिशिएंसी, तो ये कट जाएगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी ही इसका है जो करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में जो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है, माइक्रोफैराड और 5 है एंड 8 इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल ऑफ 230 वोल्ट, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी, तो जो चार्ज आ रहा था इसका कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा था आपका ये 48 का ये 132 इंटू 10⁻⁻6 कूलम ये आ रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में है, तो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसका जो कैलकुलेट करने को ये आ रहा R/3 आ रहा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो है लाइन लास्ट, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट इन अ स्टार नेटवर्क R/3 देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट फॉर इट्स इक्विवेलेंट डेल्टा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये आर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो डिटेल सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रिकल का, और जो जिस क्वेश्चन में लगेगा कि इसका डिटेल सॉल्यूशन है, तो मैं अलग से वीडियो बनाकर उसको डिटेल से या टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा इसको सॉल्यूशन, या फिर एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा इलेक्ट्रिकल वाला का सारे का डिटेल सॉल्यूशन में। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ होगा आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आकर के आप ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।